जैन साथियों, तो स्वागत करता हूं फिर से एमएल किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में बोलें तो एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अगर आपने इससे पहले इसका पहला भाग नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th के लिए साइंस, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भाग 1 है और ये भाग 2 है। एसिड, बेस एंड साल्ट का ये भाग 2 है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्षार से। किससे? क्षार से। और आपने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला जो टॉपिक है वो है क्षार, यानी क्षार किसे कहते हैं, क्षार की डेफिनेशन कैसे लिखें। तो वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो, वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्षार कहलाता है। जैसे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या? वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो, वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्षार कहलाता है। क्या? क्षार। वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्षार कहलाता है। जैसे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है अगला तनुकरण। क्या? तनुकरण क्या होता है? अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर, क्या? जल मिलाकर उसके आयन की सांद्रता कम करना। क्या? उसके आयन की सांद्रता कम करना तनुकरण कहलाता है। क्या? तनुकरण। ठीक है दोस्तों, अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसके आयन की सांद्रता कम करना तनुकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है सूचक, सार्वभौमिक सूचक। यह कई सूचकों का मिश्रण होता है। क्या? सार्वभौमिक सूचक जो है वो कई सूचकों का मिश्रण होता है, जैसे पीएच स्केल। क्या? जैसे पीएच स्केल। अब आप कहोगे पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल भी हमने लिखा है। पी से पोटेंज, क्या? पोटेंज यानी पावर, क्या? पावर। और एच से हाइड्रोजन, यानी पीएच का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन। क्या? पावर हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल यानी पावर हाइड्रोजन। किसी विलयन का हाइड्रोजन में आयन की सांद्रता, क्या? किसी विलयन का हाइड्रोजन में आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी विलयन का हाइड्रोजन में आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला अम्ल के प्रकार। क्या? अम्ल के प्रकार। 21वां है अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार हैं दोस्तों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कितने? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी कमजोर अम्ल और दुर्बल कठोर अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्या? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में है, प्रबल अम्ल H धन आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी जो प्रबल अम्ल हैं उनमें H धन आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल अम्ल H धन आयन की सांद्रता कम होती है। यानी प्रबल अम्ल में H धन आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल अम्ल में H धन आयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने अम्ल भी लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो दुर्बल अम्ल हैं ये तो प्रबल थे आपके, अब दुर्बल हैं सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। क्या दोस्तों? सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो अगला है क्षारक के प्रकार। क्या दोस्तों? क्षारक के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार का होता है? क्षारक भी 2 प्रकार का होता है, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। क्या? दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक को देखते हैं। प्रबल क्षारक OH ऋण आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसमें क्या होता है? OH ऋण आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल अम्ल में OH ऋण आयन की सांद्रता कम होती है। ठीक है दोस्तों, OH ऋण आयन में प्रबल अम्ल OH ऋण आयन की सांद्रता अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता कम होती है दुर्बल अम्ल में। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और OH आयन की सांद्रता कम होती है दुर्बल क्षारक में NH4OH ZnOH2, यानी जिंक ऑक्साइड।
जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, जिंक हाइड्रोक्साइड। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? अगला टॉपिक है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। 20 बहुविकल्पी आते हैं, वो कहीं से भी उठा के पटक सकता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8 होता है। ठीक है दोस्तों, 26वां है मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। और ये था मनुष्य के शरीर का पीएच मान, और ये है मनुष्य के रुधिर का यानी ब्लड यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला पेज लेते हैं। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के पानी का पीएच मान जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या? जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसमें नदी के पानी का पीएच कम होने से जलीय जीव प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अम्लीय वर्षा होगी तो जलीय जीव प्रभावित होंगे, क्योंकि इसका पानी नदी में जाएगा और अम्लीय पानी जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसमें नदी के पानी का पीएच कम होने से जलीय जीव प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र में पीएच। हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान का क्या महत्व है? ठीक है दोस्तों, हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों? जो हमारा जब हम भोजन खाते हैं तो पाचन के समय हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और अपच में हमारा आमाशय अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे हमें दर्द होता है। क्या? अगर हमारे पाचन करते टाइम जब भोजन खाते हैं, अगर वो अधिक खा लें और पाचन करते टाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो हमें दर्द होता है। इसी से हमारे पेट में दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, हमें क्षारक, इससे बचने के लिए प्रत्यम्ल, हमें क्षारक प्रत्यम्ल प्रयोग करना चाहिए। क्या? क्षारक जो हम इनो वगैरह में लेते हैं होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पूरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहते हैं दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। हमें क्षारक प्रत्यम्ल प्रयोग करना चाहिए। जो क्षारक है जो हम प्रयोग करते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र में पीएच हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। अपच में हमारा आमाशय अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न करता है, जिससे हमें दर्द होता है। हमें क्षारक प्रत्यम्ल प्रयोग करना चाहिए। क्षारक मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं इसे। अब अगला आता है हमारा दंत क्षय। क्या? दांत का क्षय। ठीक है दोस्तों, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय आरंभ हो जाता है। क्या? दंत क्षय आरंभ हो जाता है। ये दंत क्षय, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय आरंभ हो जाता है। क्या दोस्तों? जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय आरंभ हो जाता है। अम्ल को उदासीन करने के लिए टूथपेस्ट, अम्ल को उदासीन करने के लिए टूथपेस्ट, क्षारक का प्रयोग करना चाहिए। और पहले के ज़माने में लोग नीम की लकड़ी से दातून करते थे, तो नीम की लकड़ी कैसी होती थी? कड़वी। और क्षारक कैसा होता है? क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। इसीलिए पहले के लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, वो अभी भी नीम की दातून करते हैं। जैसे अम्ल को उदासीन करने के लिए टूथपेस्ट, क्षारक का प्रयोग करना चाहिए और उससे दांत भी साफ हो जाते हैं। यही है दंत क्षय में आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी शरीर में अम्ल छोड़ देती है। जब आप देखते होंगे मधुमक्खी का छत्ता होता है, जब आप शहद लेने जाते हो तो उसमें मारते हो तो मधुमक्खी तुम्हें खा लेती है, यानी काट लेती है, तो तुम्हारे शरीर में वो अम्ल छोड़ देती है। हमें क्षारक, जो जलन पड़ती है उससे बचने के लिए हमें क्षारक यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए। साबुन लगाने, बेकिंग सोडा, साबुन, हमें क्षारक फारक लगा लेना चाहिए, तो उससे मधुमक्खी का जो अम्ल छोड़ा है वो उदासीन हो जाएगा। यानी ये अम्ल और क्षारक से जब क्रिया करेगा तो उदासीन हो जाएगा। 7 जो उदासीन करने की क्रिया है वो 7 पर है, वो 7 पर आ जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, वो सूजेगा नहीं फिर आपका, यानी स्वेलिंग नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक अम्ल। अगले टॉपिक में है प्राकृतिक अम्ल।
प्राकृतिक अम्ल मतलब किस किस में पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या दोस्तों? सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। और चींटी में मेथेनाइक अम्ल। क्या दोस्तों? चींटी में मेथेनाइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर देख लीजिए। सिरका है जो सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। और चींटी में पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल। और चींटी में अम्ल पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी जब आपको काट ले तो आपको क्षारक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे साबुन। साबुन भी एक क्या है? क्षारक है। साबुन, साबुन क्या है? क्षारक है। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला लवण। लवण क्या है? लवण देखते हैं। लवण में है लवण, अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक को मिलाने पर हमें लवण प्राप्त होता है। क्या? लवण और प्लस जल, जल प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर हमें NaCl नमक, लवण प्राप्त हुआ और हमें क्या प्राप्त हुआ? जल। यही है लवण। अम्ल और क्षारक की जब हम क्रिया कराएंगे यानी रिएक्शन कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। और रिएक्शन वाला चैप्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, और आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन भी समझाया है हमने। ठीक है दोस्तों, अब अगला है लवण के प्रकार। क्या? लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार का होता है? लवण अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। लवण 3 प्रकार का है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है दोस्तों, अम्लीय लवण देखते हैं। क्या? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल। नहीं दोस्तों, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है अम्लीय लवण। क्या? अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। ठीक है दोस्तों, जो क्षारीय लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है क्षारीय लवण। क्या? क्षारीय लवण। ठीक है दोस्तों, और उदासीन लवण है, क्या बताया हमने? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण ये रहा आपका, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, क्षारीय लवण। और अब आता है आपका उदासीन लवण। क्या दोस्तों? उदासीन लवण। प्रबल अम्ल और प्लस प्रबल अम्ल को मिलाएंगे तो उदासीन लवण होगा, और जब आप दुर्बल क्षारक और दुर्बल क्षारक कोई क्रिया कराएंगे तब भी उदासीन लवण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप कैसे भी ले लीजिए, एक सा ले लीजिए और आपको उदासीन लवण प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं। अब आता है आपका साधारण नमक यानी NaCl। NaCl जो है किस किस में यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ, किस क्या क्या बनाया जाता है इससे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण। क्या? व्यंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इनकी हमें 3 चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है और रिएक्शन यानी ये बनते कैसे हैं और यूज प्रयोग इनके। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका क्या सूत्र है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र। सोडियम Na, सोडियम का संकेत Na, हाइड्रोक्साइड का OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये बनता कैसे है? तो NaCl, नमक प्लस जल, नमक और जल की क्रिया कराई हमने विद्युत द्वारा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी हाथ होता है। इसके उपयोग हैं धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक, कृत्रिम फाइबर, कागज बनाने में। ठीक है दोस्तों, किलोर क्षार प्रक्रिया, जैसे अगर MCQ पूछता है किलोर क्षार प्रक्रिया किस में होती है या किसे कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ये इसके उपयोग। अब आता है अगला व्यंजक चूर्ण। क्या दोस्तों? व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण में है आपका व्यंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या दोस्तों? CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण याद हो जाएगा आपको। CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन प्लस
H2O जल निकलता है, इसी से व्यंजक चूर्ण बन जाता है CaOCl2। ठीक है दोस्तों। उपयोग कपड़ा उद्योग, इसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, कपड़े का ब्लीचिंग करने में, ऑक्सीकारक में, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। क्या दोस्तों? पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। सोडा अम्ल अग्निशामक के लिए, यानी जो अग्निशामक यंत्र होता है आग बुझाने वाला, उसमें भी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।